हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं मोल कंसेप्ट का सेकेंड लेक्चर करने। ओके ना। लास्ट लेक्चर में हमने कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हमने सीखा था। ठीक है। अब मैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप के लिए यहाँ देखो तो साइड में राइट साइड में मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे कि मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो किसी एलिमेंट का तब आप यूज करना ग्राम एटॉमिक मास, और जब आपको फाइंड करना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल तब आप यूज करना ग्राम मोलिकुलर मास। सबको याद है ना? हाँ सर बिल्कुल। और उसके बाद हमने आपका एक और केस लिया था जहां पे हमने बोला था कि 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर एट एसटीपी। और मैंने बोला था कि आप इसको याद रखना। अब ये जो कंसेप्ट आपका है कि 1 मोल ऑफ ईच गैस, वो आपका गैस ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल आपने कहा लिया है एसटीपी पे तो सबका 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। और हमने वहां से आपको ये भी बताया था कि अगर आपको एसटीपी पे वॉल्यूम पता हो तो आप वहां से भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये है आपका है ओनली फॉर गैस, ये आपका है ओनली फॉर गैस, ये एलिमेंट के लिए नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर वॉल्यूम से फाइंड करना हो तब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो गिवेन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। ऐसे भी आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। कैसे? कि आपका उस गैस का कितना वॉल्यूम दिया है एसटीपी पे वो लेना आप, और उसको करना डिवाइडेड बाय या तो 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। आप पहले ये चेक करना कि आपका गैस का वॉल्यूम कौन से यूनिट में दिया है। तो अगर दिया रहा है लीटर में तो आप करना डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, और अगर आपका वॉल्यूम दिया रहा है गैस का मिलीलीटर में तब आप लेना या उसको डिवाइड करना 22,400 मिलीलीटर से। और यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बात और ऐड कर दो कि गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, दिस इज वैल्यू ओनली फॉर एसटीपी। ओके ना। चलिए, ये कहानी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इसके थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर में आपको मेनली 2 लॉ पढ़ने हैं। उसमें आपका जो पहला लॉ है ना उसका नाम है गैलुसेक लॉ। इस पे आप दे दो डबल स्टार मार्क के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हर साल आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं लॉ है क्या। अच्छा, एक बात आपको ऐसा करना होगा कि ये जो गैलुसेक लॉ है ये है वैलिड ओनली फॉर गैसेज, ये है ओनली वैलिड फॉर गैसेज, ये सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये लोग इस बात को आप लोग सही से अपने दिमाग में सेट कर लो। अब जरा हम लोग इसका पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एवर गैस रिएक्ट्स they always do so in volumes which bear a simple whole number ratio to one another, and the volume of gaseous products, all volume being measured under similar condition of temperature and pressure। अब लोग कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे को समझ में नहीं है आपने क्या बोला। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इस लॉ का मीनिंग क्या हुआ। इस लॉ का मीनिंग ये हुआ ना कि जब भी दो या दो से ज्यादा गैस रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ए और बी लिया है, ये दो गैस ने किया है रिएक्शन और यहां से आपका तीसरा गैस सी फॉर्म हुआ है, तो इस लॉ के अनुसार, इस लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो गैस किए हैं, ये जो गैस ने किया है रिएक्शन ए और बी, इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा और ये जो गैस आपका सी फॉर्म हुआ है उसका भी वॉल्यूम का रेशियो, ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा होल नंबर होता है। कैसा होता है? ये हमेशा होल नंबर होता है। यही आपका हुआ गैलिलियो लॉ। जब भी गैस करते हैं रिएक्ट तो उनके वॉल्यूम का रेशियो और जो गैस आपका फॉर्म हुआ है एज अ प्रोडक्ट, उसका भी वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा होल नंबर होता है, सिंपल होल नंबर होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ ऐसा आएगा कि वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी और वॉल्यूम ऑफ सी, इनका रेशियो 1:3:5 आ सकता है या 2:4:6 आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। वो क्या होगा, कैसे आएगा, वो हम लोग आगे सीखेंगे, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं क्या उसका रेशियो होगा। लेकिन फिलहाल आप ये अपने दिमाग में आप सेट करो कि जब भी गैस करेंगे रिएक्ट तो उनका वॉल्यूम का रेशियो और जो गैस फॉर्म हो रहा है उसका भी रेशियो कैसा होगा आपका?
सिंपल होल नंबर होता है। अब एक बात बच्चे यहाँ बार बार गलती करते हैं कि देखो मैंने बोला है आपका वॉल्यूम का रेशियो वो होल नंबर होगा, मैंने एग्जैक्ट वॉल्यूम के बारे में बात नहीं किया है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए ए और बी का वॉल्यूम रेशियो 1:3 है। कैसा है? 1:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर ए का वॉल्यूम लिया है 10 ml, तो आपका बी का कितना होगा वॉल्यूम? आपको लेना होगा 30 ml। सिमिलरली आपने अगर ए का लिया है 20 ml, तो आपको बी का लेना होगा 60 ml। समझ में आया ना? तो वॉल्यूम इज नॉट 1 and 3, वो आपका रेशियो शो करता है हमेशा। ये बात आप लोग बच्चे हमेशा यहाँ गलती करते हैं, तो आप लोग ऐसा गलती मत करना कि गैलुसेक लॉ से जो हमको मिला है वो रेशियो किसका है? वो वॉल्यूम का रेशियो है, वो एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं होता है। एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा वो हम लोग क्वेश्चन में फाइंड करेंगे, वो बहुत ही सिंपल होता है। और एग्जैक्ट वॉल्यूम का रेशियो क्या हो रहा है ना, वो भी आपका कौन सा गैस कर रहा है रिएक्ट और कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल आप लोग ये सब बातें याद रखना कि हमेशा ये इनके वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर होगा। और इस पे देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट भी लिखे हैं। यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट क्या था कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ ये जो आपका गैलुसेक लॉ वैलिड तभी है ना जब आपके सारे गैसेस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हो। इसका मतलब ये हुआ कि गैस बी और गैस सी ये हमेशा क्या होना चाहिए? ये हमेशा तीनों ही गैस आपका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होना चाहिए, तभी आप गैलुसेक लॉ को अप्लाई कर पाओगे। समझ में आया ना? अगर इनमें किसी का भी एक टेम्परेचर चेंज कर गया है तो फिर आप ये लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप ये भी अपने दिमाग में सेट करना कि ये लॉ है वैलिड ओनली इफ ऑल द गैसेज आर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही मैंने देखो यहाँ पे लिख भी दिया है आपको, सॉरी यहाँ पे लिखा है आपने, देखो यहाँ पे लिख दिया है। ओके ना? और देखिए नेक्स्ट बात हमने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर टेकन नील। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये लॉ है वैलिड ओनली फॉर गैसेज। तो जब भी आपके रिएक्शन में कहीं अगर सॉलिड या लिक्विड आपका फॉर्म हो रहा हो क्या प्रोडक्ट, तो आप उसका वॉल्यूम मान लेना नील, आप उसका वॉल्यूम मान लेना 0, क्योंकि ये लॉ सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड ही नहीं है। समझ में आया ना? आप लोग जरा इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर इसमें हम लोग और भी आगे चर्चा करते हैं तो आपका और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग कैसे किसी रिएक्शन में वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करेंगे। हमने तो ये सिंपल सा हमने जान लिया कि अगर सारे गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रहेंगे तो उनके वॉल्यूम का रेशियो कैसा होगा? सिंपल होल नंबर होगा। लेकिन वो होल नंबर का रेशियो क्या आने वाला है? वो 1:3:5 आएगा या फिर 1:2:3 आएगा कि 2:3:4 आएगा? वो एग्जैक्टली आएगा क्या? वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? चलिए बहुत ही सिंपल है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिया है रिएक्शन। यहाँ पे ए और बी क्या है? देखो ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स, ए और बी ने किया है रिएक्ट, और यहाँ पे सी आपका फॉर्म हुआ है। और हमने ऐसा इसमें माना है कि आपका ए बी और सी तीनों ही गैस है। कैसा है? तीनों ही गैस है। अगर इसमें कोई अगर सॉलिड फॉर्म होता तो हम लोग उसका वॉल्यूम मान लेते नील। जैसे मान लो कि मैंने माना कि यहाँ पे एक डी भी फॉर्म हुआ है, लेकिन डी है सॉलिड। कैसा है? डी है सॉलिड। तो ये मेरा लॉ इसके लिए, इस डी के लिए वैलिड नहीं होगा, हम लोग उसका मान लेंगे वॉल्यूम नील। सिंपल सा आप इसका मान लो कि इसका वॉल्यूम नील है। समझ में आया ना? ओके सर। अब देखो आपको चेक क्या करना है, आपको कैसे फाइंड करना है वॉल्यूम का रेशियो। अच्छा, हमने यहाँ पे एक बात और माना है कि सारा गैस क्या है? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है। सभी गैसेस कहाँ हैं? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि आपका गैलुसेक लॉ अच्छे से वैलिड हो जाएगा। अब आपको जब भी रिएक्शन मिले तो सबसे पहले आपको चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सब लोग बोलो। देखो एक्स हमने यहाँ लिखा है y और इसका हमने लिखा है कोफिशिएंट z। अब देखिए ये जो आपका d है सॉलिड, तो उससे मेरे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो उसका वॉल्यूम नील होना है, तो उसका मैंने कुछ नहीं लिया है कोफिशिएंट। या मान लो कुछ ऐसा कुछ इसका p था तो उससे मेरे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जो गैसेज रिएक्ट करेंगे और जो गैस आपका फॉर्म होने वाला है ना, उनका जो कोफिशिएंट होता है, उनका जो कोफिशिएंट वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होता है, वही उनके वॉल्यूम का रेशियो भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को कहीं ऐसा रिएक्शन दिख जाए कि x इंटू ए वाई बी और जेड सी, इसका मतलब क्या कि हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ, अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ। बोलो लॉ क्या होगा? इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या है? देखो x आएगा, इसका y, इसका z। मतलब कि x is to y is to z is the volume ratio of a b and c। वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है? बोलो
x/y/z। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको वॉल्यूम का रेशियो मिलता है, यहाँ से आपको वॉल्यूम का रेशियो मिलता है, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं मिलता है। तो आप जब भी आपको ऐसा रिएक्शन दिखे तो सबसे पहले आप चेक करना कि उसका कोफिशिएंट क्या है, और वो जो भी कोफिशिएंट होगा वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। और आप ऐसे लिखना कि अकॉर्डिंग टू गैलुसिक लॉ व्हेन x वॉल्यूम ऑफ A react with y वॉल्यूम ऑफ B then z वॉल्यूम ऑफ C is formed। इसको आप लोग लिखना कैसे, स्टेटमेंट में। देखो मैंने यहाँ लिखा है, इसको कैसे आपको लिखना है स्टेटमेंट में। देखिए when x volume of A reacts with y volume of B then z volume of C is formed, then z volume of C is formed। ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना है लैंग्वेज में यूज करके। सब लोग को आया समझ में ना? हाँ सर बिल्कुल। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या चेक करना है आपको कि उन गैसेज का कोफिशिएंट क्या है, वही उनका रेशियो होगा वॉल्यूम का। मैं फिर से बोल रहा हूँ वो रेशियो है, वो एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है। पक्का ना? जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर मैं कुछ और लेता हूं ऐसा एग्जाम्पल, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए मैंने लिया है एग्जाम्पल में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो देखो क्या होता है रिएक्शन, यही ना, H2 plus Cl2 reacts then it forms 2HCl। अच्छा एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि जो भी आपको गैस का रिएक्शन लिखना है वो आपका होना चाहिए बैलेंस। रिएक्शन शुड बी बैलेंस, तभी आपको उनका एक्चुअल का कोफिशिएंट मिलेगा, सही का कोफिशिएंट आपको मिलेगा। समझ में आया ना? तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में आपका जो बोर्ड्स में आते हैं उनमें आपको गैस जो भी रिएक्शन होता है वो आपको दिया रहता है। और अगर आपको क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिया है ना, तो आप समझ लेना कि आपको कोई बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन दिया रहेगा जो आपको पहले से पता रहता है, तो उसमें कोई चाप की बात है नहीं। और जो भी जो आपके रिएक्शन में अगर गैसेज फॉर्म हुए हैं तो आप उनके लिए लॉ सिंपल यूज करना, और अगर कहीं आपको सॉलिड या लिक्विड दिख जाए तो आप उनका वॉल्यूम ले लेना नील। ओके ना सर? हाँ बिल्कुल सर। देखो तो ये मेरा हुआ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, बोलिए HCl गैस। ओके ना। देखो तो यहाँ क्या होता है कि आपका ये जो H2 है वो भी है गैस, ये जो आपका Cl2 है वो भी है गैस, और जो आपका HCl फॉर्म हुआ है वो भी होता है गैस। मतलब कि यहाँ पे हम लोग सिंपल गैलुसिक लॉ सबके लिए यूज कर सकते हैं। और हमने ऐसा मेंशन किया कि सभी गैस मेरा क्या है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है। देखिए ये भी की पॉइंट है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो अगर इस टॉपिक पे गैलुसिक लॉ पे आपको अगर टफ क्वेश्चन सेट करना हो ना, तो सारा गैस आपको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं देगा, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन आपका टफ बनता है। मैं उस पर भी एक आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, लेकिन बोर्ड्स में आपको सिंपल ही आता है, सारा गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही रहता है, तो आपको कोई चाप की बात नहीं है, सिंपल सा बात है। आप गैलुसिक लॉ आराम से यूज कर लेना। चलो अब इस रिएक्शन पे हम लोग बात करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो H2 plus Cl2 फॉर्म हुआ है HCl, और यहाँ पे आपका कैसा है, रिएक्शन बैलेंस है। पक्का ना? अब आप चेक करो कोफिशिएंट। तो देखो क्या है कि H2 का कितना है कोफिशिएंट 1, तो हमने लिखा 1 वॉल्यूम ऑफ H2। देखो तो Cl2 का भी कितना है, बोलो कितना है, कोफिशिएंट 1 है ना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई, तो इसका भी कोफिशिएंट था 1, तो हमने लिख दिया इसका भी 1 वॉल्यूम। और HCl का कितना है, HCl का कोफिशिएंट है 2, तो आपको यहाँ लिखना होगा 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब आप लिखना इसको कैसा, अकॉर्डिंग टू, बोलो अकॉर्डिंग टू गैलुसिक लॉ। अकॉर्डिंग टू गैलुसिक लॉ, देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू गैलुसिक लॉ। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, देन 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म। अब आप इसको लैंग्वेज में लिखना भी होता है आपको कि अकॉर्डिंग टू बोलिए गैलुसिक लॉ व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, बोलो रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, देन 2 वॉल्यूम ऑफ HCl इज फॉर्म। समझ में आया ना कि कैसे आपको यूज करना है गैलुसिक लॉ? हाँ सर बिल्कुल, मेरे को समझ में आ गया। अब मान लो आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहता कि इफ वॉल्यूम ऑफ H2 इज 10 ml, कितना है 10 ml, मतलब कि अगर मेरे को सैंपल में दिया है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम 10 ml है, उसका 10 ml रिएक्ट करेगा, तो अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम 10 ml रिएक्ट करेगा तो हमने क्या सीखा कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ, बोलिए क्या, क्लोरीन Cl2 गैस ना,
मतलब कि जो आपका वॉल्यूम होगा किसका, हाइड्रोजन का, आपको वही लेना है, वॉल्यूम ऑफ Cl2 भी अल्सो। तो अगर हाइड्रोजन का 10 ml किया है रिएक्ट, तो आपको Cl2 का भी 10 ml ही वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि उनके वॉल्यूम का रेशियो 1:1 है, आपको सेम वॉल्यूम आपको लेना होगा ना। हाँ सर बिल्कुल। तो देखिए, तो इफ 10 ml of hydrogen gas react with 10 ml of, बोलिए, chlorine gas, then 2 volume of HCl is formed, then 2 volume of HCl is formed. So if one volume is 10 ml, if one volume is 10 ml, then 2 volume is, बोलिए कितना, 20 ml ना, then आपका क्या होगा, 20 ml of HCl is formed। नहीं समझ में आया, बोलो सब लोग। हाँ सर बिल्कुल, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो आपको वन वॉल्यूम और टू वॉल्यूम मिला था, वो आपको दिया था रेशियो। अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एग्जैक्ट वॉल्यूम को क्या यूज करना है, तो आप वो रेशियो वाला टर्म यूज करके आप आंसर बताना आपका। मतलब कि इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि व्हेन 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 10 when 10 ml of hydrogen gas react with 10 ml of, बोलिए, Cl2 gas, then 20 ml of hydrogen chloride gas is formed। क्या सबको मेरी बात समझ में आई ना? हाँ बिल्कुल। अब मेरे को आप लोग एक बार बताओ कि अगर मेरे को इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस का 15 ml यूज करना होता, अगर मेरे को हाइड्रोजन गैस का 15 ml यूज करना पड़ता, उस केस में होता 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 15 ml, और आपने अगर 15 ml लिया है H2, तो आपको 15 ml Cl2 भी लेना पड़ता, क्योंकि उनके वॉल्यूम का रेशियो 1:1 था। और उस केस में आपका HCl कितना फॉर्म होता, वो फॉर्म होता 2 वॉल्यूम, तो 2 into 15 वो 30 ml फॉर्म होता। सबको समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल। अब मान लीजिए कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाट इज द फाइनल कंपोजिशन, व्हाट इज द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि 10 ml हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 10 ml ऑफ Cl2 गैस, देन व्हाट इज द फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा कि अगर 10 ml H2 रिएक्ट किया है 10 ml किससे, बोलिए Cl2 से, तो 20 ml HCl फॉर्म हुआ है, यही ना। मतलब क्या होगा कि फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज 20 ml HCl, क्योंकि 10 ml H2 और 10 ml Cl2 क्या हुआ है, वो तो खत्म हो गया है ना। बोलो, वही ना किया कंबाइन, वही किया कंबाइन, तभी आपका 20 ml HCl फॉर्म हुआ है। तो जो फाइनल कंपोजिशन होगा वो क्या होगा इस केस में, 20 ml ऑफ HCl। बोलो सब लोग। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन ही था, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही आसान था। जल्दी से आप इसको थोड़ा कॉपी करो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलो ये हमने लिया है सेकेंड क्वेश्चन, क्या है कि if 15 ml of H2 reacts with 20 ml of Cl2, then find volume of HCl formed, also find final composition of mixture। और आपको ये भी दिया है इंफॉर्मेशन कि all gases are at equal temperature and pressure। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम क्या, आप रिएक्शन लिखो और उसको बैलेंस करो। तो सबको क्या पता है कि H2 plus Cl2 2HCl, this is the balance reaction, यही ना। हाँ सर बिल्कुल। अब बोलो according to Gay-Lussac's law, आपको ऐसे लिखना पड़ता है क्या कि 1 volume of H2 react with 1 volume of Cl2, then 2 volume of HCl is formed, then 2 volume of HCl is formed, यही ना। हाँ सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखो कि हमने जो रिएक्शन हमको जो कराना है उसमें क्या है, उसमें आपका 15 ml है हाइड्रोजन गैस और 20 ml है क्लोरीन गैस। यहाँ पे दोनों गैस का वॉल्यूम हमने सेम नहीं लिया है, लेकिन हमने जो गै-लुसेक लॉ से क्या देखा है कि दोनों गैस का वॉल्यूम आपका सेम जाने वाला है, दोनों गैस का क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम रिएक्ट होगा, क्योंकि उनके वॉल्यूम का रेशियो 1:1 है। हाँ सर बिल्कुल। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम मेरे पास ओनली 15 ml है और Cl2 का वॉल्यूम 20 ml है, और आपको अगर दोनों का सेम वॉल्यूम को रिएक्ट कराना है, तो हम वो सेम वॉल्यूम क्या लें, 15 ml की 20 ml, सोच के बताओ मेरे को। बोलो, आंसर होगा 15 ml, क्योंकि देखो ध्यान से, तो
अगर आपने 15 ml H2 को कराया है रिएक्ट तो आपको 15 ml Cl2 तो मिल जाएगा, लेकिन आपने अगर 20 ml ले लिया है वॉल्यूम तो उस केस में आपके पास कितना था, H2 आपका तो 15 ml था ना, तो 20 कहां से आएगा? मतलब कि आपको कम वाला वॉल्यूम लेके चलना है, आपको कम वाला वॉल्यूम लेके चलना है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि हम लोग जो 1 वॉल्यूम लेंगे वो कितना लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोलिए कितना, 15 ml। हम लोग कम वाले को लेके चलेंगे, ज्यादा वालों को लेके नहीं चलेंगे, समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल। तो 1 वॉल्यूम इक्वल टू 15 ml। इसका मतलब क्या कि 15 ml हाइड्रोजन react with 15 ml of Cl2 then 2 volume of HCl form। इसका मतलब क्या कि 30 ml of HCl is form। यही होगा ना, बोलो सब लोग। then 30 ml of HCl is form। बोलो सब लोग जल्दी से। हाँ सर बिल्कुल। तो मतलब कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर्म, तो कितना होगा बोलो? तो वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू 30 ml। अब आपसे पूछा था फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन होने के बाद आपके पास क्या क्या है। तो मेरे को अगर मान लो लिखना हो फाइनल कंपोजिशन, हमको अगर लिखना हो फाइनल कंपोजिशन तो उसमें क्या है, उसमें मेरे पास 30 ml HCl है। और कुछ है क्या? देखो तो और कुछ है, हाँ और कुछ है। क्या है वो? तो मेरे पास स्टार्टिंग में 20 ml Cl2 था, लेकिन उसमें से कितना हुआ, सिर्फ उसमें से 15 ml ही रिएक्ट हुआ है। मतलब कि मेरे पास 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 ml, कितना, 5 ml का मेरे पास Cl2 भी बच गया है, मेरे पास 5 ml का Cl2 भी बच गया है। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज 30 ml HCl एंड 5 ml Cl2। तो ये आपका हुआ आंसर, फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। समझ में आया ना? अब देखिए यहाँ पे एक बात और आता है, वो बात आपका होता है लिमिटिंग रिएजेंट। वो आपका बात होता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग उस गैस को बोलते हैं जो आपका सारा का सारा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। क्या होता है? द गैस which completely consumed during the reaction उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो आप बताओ कि ये जो पिछला मेरा था एग्जांपल, उसमें कौन है, H2 की Cl2, कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट? तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, क्योंकि उसका क्या होगा, उसका सारा का सारा वॉल्यूम कंज्यूम हो गया है। तो पिछले क्वेश्चन में कौन है, हाइड्रोजन गैस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसलिए आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, कौन सा गैस आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना? हाँ सर बिल्कुल। जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग और भी आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। चलो तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करो और खुद से ट्राई कर रहा हो करो, फिर सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है ना? देखो तो सबने सॉल्व किया ना? मैं इसको एक बार चेक करता हूं। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक रिएक्शन दिया है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे बर्न कर रहा है, क्या बर्न कर रहा है, प्रोपेन। और मेरे पास रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए ये रहा आपका प्रोपेन C3H8, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसका नाम है प्रोपेन। तो मेरे से क्वेश्चन में ये बोला है कि हमने, मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है, ऑक्सीजन है। तो उसके लिए कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बर्न होगा? तो सबसे पहले आप क्या करो, उनके वॉल्यूम का रेशियो लिख लो। तो अकॉर्डिंग टू गैलोसेक लॉ क्या होगा कि 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट, या फिर आप कह सकते हो कि बर्न विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, देन 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। और यहाँ पे जो आपका वाटर फॉर्म होता है ना, वो आपका फॉर्म होता है लिक्विड। तो आप इसको लिख दो यहाँ पे, इसका वॉल्यूम नील। और ऐसे भी आपसे क्वेश्चन में वाटर का वॉल्यूम ये सब वो लोग पूछता भी नहीं है। हमने जहां तक देखा है 99% क्वेश्चन में तो आपसे वाटर का वॉल्यूम पूछता भी नहीं है, तो उससे कोई मेरे को मतलब ही नहीं रहता है वाटर का। ऐसे यहाँ पे आपका वो वाटर फॉर्म होगा इन लिक्विड फॉर्म, तो आप उसका वॉल्यूम लिख देना नील, ठीक है। चलिए अब ये हमने लिख लिया कि क्या उनके वॉल्यूम का रेशियो आने वाला है। अब देखो ध्यान से, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या मेंशन है
कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन इज बर्न, या फिर यही ना 100 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टेड, इसका मतलब क्या कि 5 वॉल्यूम इज इक्वल टू 100, अच्छा आपको दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, तो उससे कोई चाप है नहीं। चलिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया है सीएम क्यूब में, तो आप सीएम क्यूब में ही यूज करना। तो 5 वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वॉल्यूम इक्वल टू बोलिए 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 5 ना, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि इस रिएक्शन के लिए आपका जो 1 वॉल्यूम का वैल्यू है वो आने वाला है 20 सेंटीमीटर क्यूब, और हमको साफ साफ क्या दिख रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ जो क्या होगा प्रोपेन इज बर्न, देन 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड, और हमने क्या देखा कि 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि इन दिस रिएक्शन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बोलिए C3H8, या जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन इज बर्न। तो ये आपका हो गया आंसर कि फॉर एवरी 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बोलिए प्रोपेन हमको 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आपसे और ऐसा पूछ सकता था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, तो क्या होता बोलो कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कितना होगा ना 3 वॉल्यूम, हमने क्या देखा कि 3 वॉल्यूम ऑफ CO2 इज फॉर्म, तो 1 वॉल्यूम इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 वॉल्यूम कितना आएगा 3 into 20 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि आपका यहाँ से आंसर आता है 60 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। सबका आंसर ऐसा आया था क्या? जिनका ऐसा आंसर आया था बहुत अच्छा, और जिनका नहीं आया था जहाँ गलती था आप लोग एक बार चेक कर लेना इसको। ऐसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं यहाँ से। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सब लोग फिर से वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। इस चैप्टर का मेन बात ये है कि जब तक आप लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, जल्दी से आप इसको सॉल्व करो, कोशिश करो, फिर आप सॉल्यूशन चेक करना। सॉल्व किया सबने? चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार पहले रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड विथ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फुल स्टॉप। मतलब कि आपका दोनों जो गैस था मीथेन और ऑक्सीजन दोनों ही रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे है, मतलब कि आप गैल्यूसेक लॉ आसानी से यूज कर सकते हो। द मिक्सचर इज देन इग्नाइटेड, उनको फिर जलाया गया, फुल स्टॉप। व्हेन इट बर्न्स एज इलस्ट्रेटेड बाय द इक्वेशन, आपको ये दिया है इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मीथेन। देखो तो CH4 गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, वहां से आपका फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, और वहां से आपका वाटर फॉर्म हुआ है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये मेरा हुआ रिएक्शन फॉर द बर्निंग ऑफ मीथेन। क्वेश्चन में पूछा गया मेरे से कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, आपको कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर बताना है इफ इट इज कूल्ड टू इनिशियल रूम टेम्परेचर। देखिए इस क्वेश्चन में बोलने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो मेरा मीथेन और ऑक्सीजन था वो रूम टेम्परेचर पे था, फिर हमने उसमें आग लगाया, तो क्या हुआ कि अगर हमने उसमें आग लगाया तो मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, और फाइनली हमने उसको कूल कर दिया है रूम टेम्परेचर पे, मतलब कि फाइनल जो आपका मिक्सचर आ गया है वो रूम टेम्परेचर पे ही आ गया है। मतलब कि इनिशियली और फाइनली मेरा सारा गैस क्या है इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पे है। तो आप गैल्यूसेक लॉ आसानी से यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन का। ये आपका लास्ट स्टेटमेंट का मतलब यही था कि फाइनली हमने मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे कूल कर दिया, आपको यहाँ पे कोई भी चाप नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम कि आप लिखो रिएक्शन इन बैलेंस फॉर्म। को देखो तो आपको बैलेंस फॉर्म में ही दिया हुआ है, और वहां से आप गैल्यूसेक लॉ यूज करके उनके वॉल्यूम का रेशियो लिख लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्शन, देखो, और यहाँ से आपका होगा CO2 गैसियस प्लस यहाँ से वाटर आपका आ जाएगा इन लिक्विड फॉर्म, नहीं ना। चलिए फिर से अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक लॉ आपको यहाँ लिखना है, अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक लॉ। तो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन react with 2 volume of oxygen, then 1 volume of कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, और वाटर क्या था आपका लिक्विड, तो उसको हमने लिख दिया नील। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अब आइए क्वेश्चन में कि 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड, यही ना 8। तो मेरे पास है क्या इनिशियली, मेरे पास बोलो क्या क्या है, मेरे पास पहले से है इनिशियली 80 सेंटीमीटर क्यूब आपका मीथेन है, ये आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ मीथेन, एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन।
ओके, हाँ सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखो कि क्या है कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन जब करेगा बर्न, तो उसके लिए मेरे को 2 वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज 80 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके लिए मेरे को 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर क्यूब का ऑक्सीजन चाहिए। तो देखो मेरे पास क्या है, तो मेरे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है, उसमें से मेरे को सिर्फ 160 सीएम क्यूब ही चाहिए। इसका मतलब कि मेरे पास सफिशियंट ऑक्सीजन है, समझ में ना, मेरे पास सफिशियंट ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि सारा का सारा आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब का मीथेन बर्न हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और तब बनता ना जब आपको क्वेश्चन में, देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको और कैसे चेंज किया जा सकता था कि अगर क्वेश्चन में आपको रहता 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन और आपके पास रहता है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, उस केस में आपका 120 सेंटीमीटर क्यूब का पूरा मीथेन बर्न नहीं होता, क्योंकि आपको 120 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन को बर्न करने के लिए 2 वॉल्यूम मतलब कि 240 सेंटीमीटर क्यूब का ऑक्सीजन चाहिए होता। लेकिन कितना है आपके पास, ओनली 200 सेंटीमीटर क्यूब। उस केस में तो आपका सारा का सारा मीथेन बर्न नहीं होता। तो अगर 2 वॉल्यूम आपका 200 है ना, मतलब कि आपको सिर्फ 100 सेंटीमीटर क्यूब का मीथेन ही बर्न होता। समझ में आया ना। तो इस क्वेश्चन में और ये ऐसा चेंजेज आ सकता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छी बात है ना। लेकिन ये जो आपका ये जो सिचुएशन गिवन है वहां पे आपका सारा का सारा मीथेन बर्न हो जाएगा। तो हमने लिखा कि 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, यही ना, बर्न इन द, बोलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 इंटू 80 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आप बोल सकते हैं 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 इज फॉर्म, मतलब कि 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 इज फॉर्म। यही समझ में आया ना आपको, हाँ सर बिल्कुल। तो आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हो कि व्हेन 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, देन 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। ये हमारा हो गया रिएक्शन, हमने इसको लिख लिया। अब देखो तो क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या है, फाइनल कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो बोलिए कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन। देखो क्या हुआ है, तो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है ना। तो ये आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा ध्यान से देखो क्या हुआ है कि मेरे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन था, लेकिन उसमें से सिर्फ 160 सीएम की यूज हुआ है, मतलब कि 200 माइनस 160 सीएम क्यूब। इसका मतलब क्या कि, मतलब कि 40 सेंटीमीटर क्यूब का ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो वो भी आपका फाइनल कंपोजिशन में आ जाएगा। तो फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये आपका हो गया आंसर। अब मान लो इसमें आपसे पूछता कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आंसर होता मीथेन, क्योंकि मीथेन क्या हुआ है, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया है। समझ में आया ना। देखो क्वेश्चन कितना आसान था, बस आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिकल बातें आपको करनी है, आपको यूज करनी है। ठीक है, जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईसीएसई 2018 में आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पहुंच के खुद से ट्राई करो। आप इस चैप्टर में जितना ज्यादा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है ना, सब लोग सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो सबसे पहला काम क्या कि हमको चाहिए रिएक्शन। तो देखो क्या है कि हमको क्वेश्चन में रिएक्शन दिया ही हुआ है, तो मैंने इसको एक बार लिख दिया फिर से। तो 2C2H6 प्लस 7O2 और यहाँ से आपका आ जाएगा 4CO2 प्लस 6H2O, यही ना। अब देखो तो यहाँ पे बोला गया कि इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इथेन आपका गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका गैस हो जाएगा, CO2 जो फॉर्म हो रहा है वो भी गैस है, और वाटर आपका फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, तो उसका हम लोग वॉल्यूम नहीं लेंगे, नील ले लेंगे। इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमको दिया था इक्वेशन, तो मैंने उसको लिख लिया है। इफ 1250 cc of oxygen, cc is also the unit of volume. If 1250 cc of oxygen is burned with 300 cc of ethane, calculate volume of CO2 formed and volume of unused oxygen gas। आपको ये सब बातें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूजिंग या अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ पहले हम लोग लिखेंगे इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन
burns with 7 volume of carbon dioxide, then 4 volume of carbon dioxide is formed and volume of water हम लोग यहाँ लेंगे नील क्योंकि वो लिक्विड है। अच्छी बात है। चलिए अब आओ क्वेश्चन फिर से देखो तो क्या है कि मेरे पास 1250 सीसी ऑफ ऑक्सीजन है। कितना है? 1250 सीसी ऑफ ऑक्सीजन है और मेरे को 300 सीसी ऑफ इथेन बर्न करना है। अच्छी बात है। तो जरा ध्यान से देखिए कि मेरे पास 300 सीसी ऑफ इथेन है, ओके ना। तो 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन इज इक्वल टू 300 सीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन कितना आएगा? यही ना 150 सीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को 300 सीसी ऑफ इथेन बर्न करना है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन बर्न करना है तो उसके लिए आपको 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए एंड 1 वॉल्यूम इज कितना? 150 सीसी। मतलब कि आपको 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। कितना आएगा बोलो? तो 150 इंटू 7 ये आपका आ जाएगा कितना बोलो? 1050 ना, 1050 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर 300 सीसी का इथेन बर्न करना है तो आपको 1050 सीसी का ऑक्सीजन चाहिए और मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो कितना है? वो है 1250 सीसी। मतलब कि मेरे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सारा का सारा इथेन बर्न हो जाएगा। यही ना? हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको 300 सीसी ऑफ इथेन बर्न करने के लिए आपको 1050 सीसी का बोलिए ऑक्सीजन चाहिए, रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो 1 वॉल्यूम इज कितना? 150 सीसी। तो 4 वॉल्यूम इज कितना? 600 ना। तो 600 सीसी आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। यही ना? ओके सर, हाँ बिल्कुल। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे से कि वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म कितना होगा बोलो? तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म इज कितना? यही ना 600 सीसी। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे कि वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। तो देखो तो क्या था, मेरे पास पहले से 1250 सीसी का ऑक्सीजन था, उसमें से 1050 सीसी का यूज हुआ है तो कितना हो गया? अनयूज्ड ऑक्सीजन बोलो। अनयूज्ड ऑक्सीजन इज 1250 माइनस 1050 सीसी, ये आपका आ जाएगा 150 सीसी। ये आपका हो गया अनयूज्ड ऑक्सीजन गैस। फिर से मान लो यहाँ से आपका पूछता कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आपका होता है इथेन। समझ में आया ना कैसे हमने इसको सॉल्व किया? अब देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बातें ये सब आपको लिखनी पड़ती कि अकॉर्डिंग टू गैल्यूसिक लॉ व्हेन 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्ट विथ 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देन 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। यही ना? और यहाँ पे आप और लिखते अच्छे से देखो क्या कि हेयर 2 वॉल्यूम इक्वल टू 300 सीसी देन 1 वॉल्यूम इक्वल टू कितना? 150 सीसी। तब वहां से आपका आता कि 7 वॉल्यूम इज कितना? 1050 सीसी एंड 4 वॉल्यूम इज 600 सीसी। सबको आया समझ में ना? जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ICSE 2020 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 750 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, comma when 2 volumes of carbon monoxide combine with 1 volume of oxygen to produce 2 volume of carbon monoxide। ये सिंपल आपको जो इसका रिएक्शन है ना तो उसी को वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 ये बिल्कुल सेपरेटेड है, तो मैं पहले क्वेश्चन 1 करता हूँ फिर क्वेश्चन 2, 3 और 4 पे आऊंगा, ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो चलिए तो क्वेश्चन 1 में मेरे को दिया हुआ है रिएक्शन, तो क्वेश्चन 1 से मैं पहले लिखता हूँ रिएक्शन। और जब भी मेरे को ऐसा कुछ वॉल्यूम के बारे में बात करता है और अगर हमको रिएक्शन दिया है तो आपको गैल्यूसिक लॉ यूज करना है। हाँ सर बिल्कुल। तो मैंने लिखा 2CO प्लस O2 और 2CO2। देखो तो यहाँ पे आपका CO भी हो जाएगा गैस, O2 भी है गैस और CO2 भी फॉर्म होगा गैस। अब क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गैल्यूसिक लॉ, ना अकॉर्डिंग टू गैल्यूसिक लॉ बोलिए सब लोग। 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बोलिए 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देन 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो तो क्वेश्चन में क्या है कि द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू
प्रोड्यूस 750 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या कि हमको 750 ml का कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है, यही बात ना। मतलब कि हमको क्या दिया हुआ है कि हेयर 2 वॉल्यूम ऑफ CO2, 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 इज कितना 750 ml, यही ना 750 ml। मतलब कि यहाँ पे 1 वॉल्यूम कितना होगा, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 750 ml बाई 2, ये कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 375 ml। कितना आ जाएगा 375 ml। मतलब कि 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 375 ml, और हमको इस क्वेश्चन में 1 वॉल्यूम का वैल्यू जहां जहां आएगा हमको 375 ml ही यूज करना है, यही ना। हाँ सर बिल्कुल। अब देख लो ध्यान से कि हमको अगर 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना था तो उसके लिए मेरे को 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए ना। इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड कितना होगा, ये ना 2 वॉल्यूम। कितना होगा 2 वॉल्यूम, और हमने क्या देखा कि 1 वॉल्यूम इज 375 ml, तो हो जाएगा 2 वॉल्यूम इज 2 into 375 ml, तो ये आपका आ जाएगा 750 ml। मतलब कि हमको कार्बन मोनोऑक्साइड का 750 ml वॉल्यूम चाहिए, ओके ना। अब हमको फाइंड करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना चाहिए, वो हमको चाहिए 1 वॉल्यूम ना, हमको चाहिए 1 वॉल्यूम, मतलब कितना 375 ml। तो ये देखो आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एकदम ही आसान था। तो क्वेश्चन में ना बस आपको यहाँ पे सिंपल सा मैथमेटिक यूज करना है कि 2 वॉल्यूम इज इतना, तो 1 वॉल्यूम कितना होगा, तो 4 वॉल्यूम कितना होगा। इसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पक्का पूछना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ऐसा समझना। लेकिन मेरा सजेशन सबके लिए ये है कि आप लोग इस चैप्टर से जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सब लोग अपने बुक में जाना, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बोर्ड्स में आपका क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, सिंपल ही क्वेश्चन आता है। आपके बुक में भले ही और भी जो क्वेश्चन दिए हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसा आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड्स में क्वेश्चन एकदम सिंपल से ही आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका नंबर 1 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। देखिए तो ये क्वेश्चन ये बिल्कुल ही सेपरेट है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था और इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी एक बात बोला था कि किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, यही ना बात। हाँ सर बिल्कुल। देखो तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हमको दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 80 ग्राम है, तो पहले आप ये फाइंड कर लो कि उसके 80 ग्राम में कितना उसका नंबर ऑफ मोल्स आने वाला है। तो हमने लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एट एसटीपी, यही ना एट एसटीपी। तो बोलो क्या होगा कि गिवन मास इन ग्राम, तो कितना दिया है 80 ग्राम, डिवाइडेड बाई उसका ग्राम मोलिकुलर मास, उसका ग्राम मोलिकुलर मास। और देखो तो ग्राम मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए मेरे को कार्बन और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से जब आप फाइंड करोगे तो आपको आ जाएगा कि CO2 का कितना है मास, बोलो वही ना, CO2 का आता है 1 है कार्बन, तो 12 प्लस 2 है आपका क्या ऑक्सीजन, तो 2 into 16, तो ये आपका आ जाएगा 44 ग्राम। कितना आएगा 44 ग्राम, मतलब कि 44 ग्राम इज द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने उसको किया डिवाइड, तो यहाँ से आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो आप लोग इसको सॉल्व करो। देखो तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1.8, मतलब कि 80 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा उसका 1.8 मोल होगा। अब हमको क्या बोला है कि हमको फाइंड करना है वॉल्यूम एट, यही ना एसटीपी। अब हमको क्या, हम क्या जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ईच गैस, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 एट एसटीपी ऑक्युपाई कितना, ऑक्युपाई 22.4 लीटर, यही ना। बोलिए तो इफ 1 मोल ऑक्युपाई 22.4 लीटर, देन 1.8 मोल ऑक्युपाई कितना, बोलिए ऑक्युपाइड 22.4 इंटू 1.8 लीटर, यही ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने के बाद यहां से आपका आंसर आएगा 40.32 लीटर। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर कि वो जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड था उसका 80 ग्राम एसटीपी पे 40.32 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ठीक है ना। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इधर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो क्या है, नंबर 3 क्वेश्चन कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उसका कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो जैसे ही उसका मास दिया है ग्राम में, तो आप पहले फाइंड कर लो उसका नंबर ऑफ मोल्स, यही ना। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कि उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। और जैसे ही मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए उसमें एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना। हाँ सर बिल्कुल। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बोलो, वही फिर से ना कि गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये 4.4 बाई 44, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/10 मोल, या आप इसको 0.1 मोल भी बोल सकते हो कि 4.4 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड का 0.1 मोल आएगा। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू बोलो इनटू एवोगैड्रोज नंबर, यही ना। मतलब 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, और इसको आप लिख सकते हो 6.02 इंटू 10⁻22, और ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया ना। तो 4.4 ग्राम में आपका इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जल्दी से आप इसको कॉपी करो। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि स्टेट द लॉ एसोसिएट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। मतलब कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना, उसमें आपने कौन सा लॉ यूज किया था। तो बोलो सब लोग, बोलिए कौन सा लॉ था। गेलुसेक लॉ, कोई चाप ही नहीं है उसमें, गेलुसेक लॉ। तो हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन का पूरा 5 मार्क्स का आया था आईसीएसई 2020 में। देखो तो कितने आसानी से आप लोग इसमें 5 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। समझ में आया ना। बस ये पूरा चैप्टर है आपका टोटल प्रैक्टिस के ऊपर। तो अब आप लोग जाके अपने बुक से गेलुसेक लॉ पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग एक नया लॉ पढ़ेंगे। उस लॉ का नाम है एवोगैड्रोज लॉ। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो टाटा बाय, टेक केयर, और सब लोग पढ़ाई जरूर करना, ठीक है।